हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी ये एनबीएफसी वर्कशॉप सीरीज का ये हमारा 4th वीडियो है, ठीक है। और इसमें से हम कुछ वही 3-4-5 कंपनीज के आसपास उसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम एक एक करके कवर करने लगते हैं। तो पहला जो बिजनेस है वो बहुत ही एक बड़ा एनबीएफसी है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। उसका नाम है चोला फाइनेंस। आई गेस चोला फाइनेंस आप में से सब लोगों ने चोला फाइनेंस का नाम सुने हो। तो चोला फाइनेंस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखिए कोई भी अगर आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो या उसके बाद जानने के लिए मतलब और आपको रिसर्च करना है या आपको और जाननी है, राइट, तो आपको हमेशा देखना है कि उस सेक्टर का मार्केट लीडर्स क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एनबीएफसी स्पेस में बहुत अच्छा खासा नॉलेज लेना है तो आपको उसका जो मार्केट लीडर्स है उनके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे कि नहीं वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ताकि आपको समझ में आएगा कि सेक्टर में टेलविंड्स या मेगा ट्रेंड्स किस तरफ है या प्रॉब्लम्स क्या क्या है, राइट। तो वो आपको मार्केट लीडर ही बताएगा सबसे पहले। तो चोला फाइनेंस एक साउथ इंडिया बेस्ड एक एनबीएफसी है और वो आप पकड़ सकते हो कि वो एक एनबीएफसी का मार्केट लीडर ही है, ठीक है। तो इनका पहले तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल जानते हैं। तो 60% ऑफ चोला फाइनेंस का जो लोन बुक वो व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में है। और व्हीकल मतलब है कि हर जगह व्हीकल में देते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, फिर आपका कमर्शियल व्हीकल, उसमें भी आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल हर जगह में लैंड करते हैं, ठीक है। दूसरे साइड में इनका जो बाकी का पार्ट ऑफ द बुक है दैट इज प्रीडोमिनेंटली उनका अफोर्डेबल होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सेगमेंट है, ठीक है। और तीसरा है उनका एक एसएमई एमएसएमई का भी एक डिवीजन है। तो ये बनता है चोला का मेन बुक ना। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, बात यहाँ पे पहले आपको तो बिग पिक्चर समझना पड़ेगा। बिग पिक्चर ये हो रहा है अभी स्पेस में कि ये जो व्हीकल फाइनेंस का सेगमेंट है चोला का, उसमें उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, राइट। इसका रीजन क्या है, सोचिए अभी अगर आप व्हीकल सेगमेंट में जिसके मैं बात बोल रहा हूँ, चोला भी इसमें सबसे ज्यादा तगड़ा किसमें था, आपका कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। तो कमर्शियल व्हीकल का जो सेक्टर है, राइट, वो कोविड के बाद बहुत तगड़े रेट से कम बैक मारा जब इकोनॉमी कम बैक किया इन 2023 में। अब उस हाई बेस में 2024 में कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ का मोमेंटम चला गया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स बेच नहीं पा रहा, ठीक है, लेकिन ग्रोथ चला गया कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, ठीक है, स्पेशली इन द मीडियम एंड द हाई कमर्शियल व्हीकल स्पेस। तो इससे क्या हो रहा है कि सोचिए अगर कमर्शियल व्हीकल के स्पेस में ही ग्रोथ नहीं है तो उनके लेंडर्स में ग्रोथ कहां से आएगा। तो इसीलिए चोला का 60% ऑफ द बुक कहां पे है, आपका व्हीकल फाइनेंस में। और उस व्हीकल फाइनेंस में भी सबसे तगड़ा पोजीशन उनका है कमर्शियल व्हीकल में। लेकिन अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि द व्हीकल फाइनेंस स्पेस ओनली ग्रू 6% YOY इन Q4, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो इसी वजह से चोला को ये बात ना समझ में आ गया था लास्ट फिस्कल में ही। तो वो लोग क्या कर रहे थे, टायर 3, टायर 4, टायर 5 सिटीज में अफोर्डेबल होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बहुत तगड़ा पुश मारा, ठीक है। और उनका ये कहना है कि व्हीकल फाइनेंस का जो बुक है उससे ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड होम लोन का बुक विल ग्रो एट अ मच फास्टर पेस, गॉट इट। तो इनका अगर मैं डेटा बताऊं, जबकि एक तरफ व्हीकल फाइनेंस का जो स्पेस है दैट ग्रू ओनली 6%, जबकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ग्रू 55% और होम लोन्स ग्रू 24-25%। तो मतलब क्या, मैनेजमेंट का अभी जो फोकस है वो अभी होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ज्यादा है देन आपका व्हीकल फाइनेंस स्पेस में। तो यह है पहले वाला पॉइंट। दूसरा है कि लाइक चोला तो एक साउथ इंडिया बेस्ड है, लेकिन वो अभी क्या कर रहे हैं धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया। तो अब देखो कि चोला का उतने ईस्ट इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ईस्ट इंडिया में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और वो लोग बढ़ा रहे हैं आपका ये हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। इसीलिए आप देखोगे लैब का ग्रोथ इज 55% एंड होम लोन का ग्रोथ इज 25%। तो ये हो गई बात। तो चोला का जो FY24 का नंबर्स है उसमें से उन्होंने लोन बुक का ग्रोथ कितना है, AUM का ग्रोथ है 36%। लेकिन FY25 में उनका लोन बुक का जो गाइडेंस दिया है ग्रोथ का वो थोड़ा सा घटाया। उन्होंने बताया कि हम लोग 25 से 30% से ग्रो करेंगे। क्यों? बिकॉज व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में उनको कहना है कि दे कैनॉट ग्रो मोर देन 20%, राइट। बिकॉज ऑफ कोर्स कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आप अगर कोई भी कंपनी को भी ट्रैक करोगे या फिर कोई भी दूसरा भी अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस में कोई भी अगर फाइनेंशियल्स को ट्रैक करोगे तो वो भी यही बता रहे हैं कि इतने बड़े बेस में उनका ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, सिंस आपका 60% ऑफ द बुक ही व्हीकल फाइनेंस है, उसमें भी एक लार्ज चंक कमर्शियल व्हीकल है जिसमें सिर्फ 6% का ग्रोथ है। तो आगे जाके तो गाइडेंस में थोड़ा सा ग्रोथ का रेट तो घटा नहीं पड़ा, राइट। तो ये हो रहा है चोला में, ठीक है। एंड अगेन यही मैं बोलने का कोशिश किया, अगर मार्केट लीडर ये बात कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या है कि कोई भी आज अगर कमर्शियल व्हीकल का लेंडर वो अगर इस टोन पे बात नहीं करेगा तो मतलब वो कुछ और ही दुनिया का बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरे साइड में
इफ यू से फॉर एग्जांपल इवन वांट टू लो के कमर्शियल व्हीकल स्पेस में क्या हो रहा है, सो एक तरफ तो आप एक लेट्स से अशोक लेलैंड को ट्रैक कर सकते हो, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को ट्रैक कर सकते हो, दूसरे साइड में आप ये कमर्शियल व्हीकल लेंडर्स को भी ट्रैक करो, लाइक चोला एंड ऑल दैट। ताकि क्या होगा, अगर आप इनका अगर कॉन्कॉल्स पढ़ोगे, पीपीटीज पढ़ोगे, मैनेजमेंट का सुनोगे, तो आपको पता चल जाएगा स्पेस में क्या हो रहा है। तो अगर आप आज मुझे पूछोगे वुड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल व्हीकल कंपनी टुडे जो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल बेच रहे हैं, आई वुड से नो, अनलेस एंड अनटिल उसका बहुत ही छोटा बेस हो एंड ताकि वो उस बेस में 20-30% से ग्रो कर पाए। लेकिन जनरली अभी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में ग्रोथ आना थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा एक स्पेस है ट्रैक्टर में भी उतना ग्रोथ नहीं है, बट चलिए उसके बारे में हम तो बाद में किसी और कंपनी के जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, तो कंपनी का फोकस अभी क्या है, स्मॉल बिजनेस लोन, फिर उसके बाद आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ऑफ कोर्स आपका अब जब स्मॉल बिजनेस लोन है वहाँ भी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का भी जगह में ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यही हो गया चोला का, और तो कुछ नहीं है चोला का। बाकी का तो एसेट क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इनका ROE का नंबर इज 20% एंड ग्रॉस NPA नंबर इज 2.4% एंड द GNPA नंबर इंप्रूव्ड एट अ YOY एंड अ QOQ लेवल। तो इसका क्या मतलब, चोला का जो बुक का ग्रोथ है वो प्रॉफिटेबली ग्रो किया, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके ग्रो किया, ईस्टर्न मार्केट्स में जा रहे हैं। लेकिन हमें वही वाला ट्रिगर है कि लाइक वो देखना पड़ेगा कि व्हीकल वाला फाइनेंस का जो सेगमेंट है वो किस रेट से ग्रो करे, बिकॉज चोला का जो गाइडेंस और जो मैंने जब वो कॉन कॉल सुना तो व्हीकल फाइनेंस में, और वो लोग यही बता रहे कि हम तो कार फाइनेंसिंग में भी है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर में भी चला गया है। तो वो डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में भी क्या हो रहा है, और वे लोग यूज्ड कार और यूज्ड CV फाइनेंसिंग में ज्यादा ग्रोथ देख रहा है देन लेट्स से न्यू CV फाइनेंसिंग में, ठीक है। क्योंकि न्यू CV फाइनेंसिंग में ग्रोथ नहीं है, लेकिन यूज्ड CV मतलब वहां पे लोग BS4 के पुराने ट्रक्स यूज कर रहे हैं। और एक और पॉइंट है, जब आप BS4 से BS6 में शिफ्ट किए हो, राइट, तो नया ट्रक्स का तो प्राइसेस भी बढ़ गया, तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, पुराने कमर्शियल व्हीकल या पुराने ट्रक्स खरीद रहे हैं। तो नया ट्रक्स का प्राइसेस बढ़ गया तो पुराने ट्रक्स का डिमांड बढ़ गया, गॉट इट। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए वो यूज्ड CV का डिमांड एंड मार्केट का ग्रोथ ज्यादा है देन द न्यू CV का मार्केट। ओके, सो ये हो गया आपका चोला फाइनेंस। अब दूसरे कंपनी का हम बात करते हैं ट्रूकैप फाइनेंस का। तो ट्रूकैप फाइनेंस एक MSME लेंडर है जो मुंबई में चालू हुआ था इन 2018। आज भी आप देखोगे उनके 120-40 के आसपास कुछ ब्रांचेस है और कुछ 6-7 स्टेट्स में ही है, लाइक महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, MP, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनका जो लोन बुक का साइज है वो सिर्फ 1000 करोड़ का है और बहुत ही छोटी है, राइट। और वो भी 1000 करोड़ का अगर आप देखोगे उसमें भी इनका लोन बुक का MSME कैटेगरी में भी 2 सब डिविजन है। एक है कि MSME को लेंड करते हैं लेकिन वो गोल्ड फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। मतलब आपके दुकान के लिए मैं लेंड कर रहा हूं लेकिन आपका पर्सनल गोल्ड हमें गिरवी चाहिए, दैट इज 65% ऑफ द लोन बुक। टोटल लोन बुक कितना बोला, 1000 करोड़ का। और दूसरा जो है वो है कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, वो भी MSME लोन ही हो गया। तो एक हो गया सिक्योर्ड विच इज बैक्ड बाय गोल्ड, और दूसरा है बिकॉज यहाँ पे बैक्ड बाय गोल्ड है। बहुत सारे MSME लेंडर्स जैसे आप देखोगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जिनका सिक्योर्ड होता है बैक्ड बाय द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने बोला सबका बिजनेस मॉडल अलग होता है, तो सबको अलग एंगल से, आई एम सॉरी कि अगर बाहर से इतना आवाज आ रहा है बिकॉज ये फर्स्ट फ्लोर में घर है, ठीक है। और कुछ लोगों का तो साला हैबिट ही है कि लाइक हर जगह में हॉर्न मारते रहे। एनी विच वे, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे गोल्ड बैक एक MSME लेंडर है, ठीक है। तो ये हो गई बात। दूसरे साइड में जब ये ट्रूकैप फाइनेंस को पता है कि अगर हम को लेंडिंग करेंगे, सिक्योरिटाइजेशन करेंगे और अपने ऑफ लोन बुक को बढ़ाएंगे, ऑफ बैलेंस शीट को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इनका स्केल करने में ज्यादा टाइम, मतलब स्केल करने में ज्यादा आसानी होगा। अब अगर आप को लेंडिंग करते हो, इसका क्या मतलब, को लेंडिंग करते हो तो वो ROE एक्रेटिव होता है, वो आपका फी इनकम बढ़ा देता है। और तीसरे साइड में क्या है कि को लेंडिंग में बड़े बैंक्स का पूरा कैपिटल लेके आते हैं और आपका काम है कि सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक सोर्सिंग करना, फिर उसको सर्विसिंग करना, फिर कस्टमर से कलेक्ट करना, राइट। और इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको वो बैंक से एक अच्छा सा फी इनकम मिलता है ना। और अगर को लेंडिंग में मैंने देखा है 80-20 भी कभी कभार होता है कि बैंक्स प्रोवाइड 80% ऑफ द कैपिटल एंड लेट्स से छोटे NBFCs प्रोवाइड 20% ऑफ द कैपिटल। लेकिन इससे क्या है, जैसे मैंने बताया, आपका फी इनकम में ग्रोथ आएगा, आपका ROE एक्रेटिव एक बिजनेस है। तो इनका अगर मैं बताऊं यहाँ पे इनका आई गेस को लेंडिंग वाला जो बुक है तो इनको बताते हैं लैस, मतलब लेंडिंग एज अ सर्विस, ठीक है। और ये लैस वाला सेगमेंट पे ये लोग बहुत ही ज्यादा बुलिश है।
फिर उसके बाद इनका ऑफ कोर्स इनका ये 5-6 साल पुरानी कंपनी है, राइट, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा बिकॉज इनका एसेट क्वालिटी बहुत सही है। इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर इज ओनली एट 1.3%, लास्ट ईयर इट वाज 2.2%। और यहाँ पे क्या है, एक बात है कि यहाँ पे इनका प्रोमोटर का बहुत सारे शेयर्स ना प्लेज्ड है, ठीक है। तो एक एनालिस्ट ने पूछ लिया था कि लाइक आपका इतना प्रोमोटर प्लेजिंग क्यों है, तो उनका कहना है कि लाइक देखो हम तो सीईओ है, हम प्रोमोटर नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो क्यों किया, सो वी हैव नो कमेंट्स। तो मुझे लगा ये आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। दूसरे साइड में ये है कि लाइक ये जो एमएसएमई में जो लेंड करते हैं वो भी माइक्रो साइड ऑफ एमएसएमई में लेंड करते हैं, छोटे एमएसएमईज को, क्योंकि बड़े एमएसएमईज को तो बड़े बैंक्स और यू नो बड़े एनबीएफसी टारगेट कर रहे हैं। तो इनका जो एमएसएमई का जो लेंडिंग का यील्ड है वो ऑन एवरेज इज एट 20%, विच इज एक्चुअली प्रीटी हाई, ठीक है। तो ये हो गया बात। और इनका आज जो को लेंडिंग वाला बुक है दैट इज एट 43-44% ऑफ द टोटल बुक, मतलब ऑफ बैलेंस, मतलब ऑफ बुक इज 43% एंड ऑन बुक इज 57%। तो ये हो गया आपका ट्रू कैप का। ट्रू कैप का अगर मैं गाइडेंस बताऊं तो इनको लगता है कि अगले साल के एंड तक दे कैन एक्चुअली प्रोबेबली ग्रो द बुक बाय 45%। तो अभी इनका 1000 करोड़ का AUM है एट द एंड ऑफ FY24, अभी FY24 और FY25 के बाद वो AUM बन जाएगा 1450 करोड़ के आसपास। तो हमें वही देखना पड़ेगा, अगर आपका AUM इज ग्रोइंग एट 45%, क्या आप आपका ROE को उस तरीके से बढ़ा पाओगे, एंड वुड यू बी एबल टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स और प्रोबेबली और भी बेटर लेट्स से मार्जिन्स बढ़ा पाओगे इन दिस जर्नी। इसीलिए तो हमें कंपनीज को ट्रैक करनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका ट्रू कैप फाइनेंस। तो जल्दी से 2 और कंपनी को कर लेते हैं। एक कंपनी का नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या है, उसका रिसेंटली IPO आया। ये फेडरल बैंक से निकला हुआ एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ठीक है। तो फेडरल बैंक इनका पेरेंट है। तो अभी इनका देखते हैं कि इनका 3 डिवीजन है जहां पे ये लोग मेनली पैसा देते हैं। पहला हो गया कि एक गोल्ड लोन डिवीजन है, दूसरा है कि इनका एक मॉर्गेज लोन डिवीजन है, और तीसरा इनका एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का डिवीजन है, ठीक है। और ये लोग ऑफकोर्स ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऑफकोर्स टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज एंड विलेजेस की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। तो इनका भी यील्ड ज्यादा है। तो आप मुझे बोलोगे फेडरल बैंक का भी तो एक गोल्ड लोन डिवीजन है और इनका भी एक गोल्ड लोन डिवीजन है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर को टारगेट करते हैं ना, वो एकदम ही मतलब गांव वाले के टाइप के साइड से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, जहां पे आपको यहाँ पे यील्ड ज्यादा मिलेगा ऑन दैट सेम गोल्ड लोन देन लेट्स से द यील्ड दैट फेडरल बैंक गेट्स ऑन इट्स गोल्ड लोन का बुक। गॉट इट। तो यही है डिफरेंस, वरना तो दोनों ही गोल्ड लोन्स दे रहे हैं। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इनका AUM ग्रू 35% और YOY इन FY24। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका जो लोन बुक है दैट ग्रू 14-15% के आसपास। तो बहुत तगड़े रेट से ग्रो कर रहे हैं। अगेन इनका भी वही है जो आपने पिछले वाला जो कंपनी था ट्रू कैप फाइनेंस में जो हमने डिस्कस किया, राइट, कि वहां भी इनका जो को लेंडिंग है दैट इज 17% ऑफ द बुक इज द को लेंडिंग बुक। को लेंडिंग मतलब वही दूसरों के साथ बैंक्स के साथ मिलकर लेंड कर रहे हैं, जबकि 1 साल पहले द को लेंडिंग बुक वाज एट 10%। सो व्हाट इज अ मेगा ट्रेंड दैट यू सी हियर, जितना छोटे छोटे NBFCs है इन MSME एंड माइक्रो फाइनेंस स्पेसेस, वो लोग को लेंडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट, बिकॉज इनको पता है कि हमारे पास तो साला कैपिटल है नहीं, बड़े बैंक्स के पास कैपिटल है लेकिन हमारे पास रीच है, राइट, जो बड़े बैंक्स के पास नहीं है। रीच मतलब गांव में रीच है, डिस्ट्रिक्ट जिला में ज्यादा रीच है, जो बैंक्स के पास नहीं होता है। गॉट इट। तो दोनों मिलके काम करेंगे और सोचिए ना कस्टमर के लिए भी को लेंडिंग कितना सही होगा, क्योंकि अगर आप क्योंकि बैंक्स तो सस्ते रेट में पैसा उठाता है ना, तो अगर आप को लेंड करके एक बोरोवर को पैसा देते हो, गांव वालों को पैसा देते हो, तो उनका यील्ड भी कम होगा ना। फेडरल मतलब अगर फेडफीना या से फॉर एग्जांपल ट्रू कैप अपने से अगर पैसा बाजार से उठाया तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल बी मच हायर, राइट। लेकिन अगर वो SBI के साथ मिलके किया, राइट, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग घट जाएगा, बिकॉज SBI तो फ्री में ही पैसा उठाता है, इतना बड़ा कासा फ्रेंचाइज है उनका। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर जीतता है, और यहाँ पे क्या है, छोटे जो NBFC है उनको भी फी इनकम बढ़ता है, और जो बड़े बैंक से उनका भी रीच बनता है ना। तो यहाँ पे द एंटायर सिस्टम विंस। आपको ऐसे देखना चाहिए। ये हो गई बात। एसेट क्वालिटी भी इनका इंप्रूव होते जा रहे हैं। द GNPA नंबर इज एट 1.7%, लास्ट ईयर इट वाज एट 2.2%, और इनका ROE का नंबर जो है वो थोड़ा डिप्रेस्ड लगेगा 12.2%, बिकॉज इन्होंने रिसेंटली IPO किया तो इक्विटी बेस इनका बढ़ गया, राइट। बट अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि ROE का नंबर भी बढ़ता जाएगा विद ग्रोइंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द लोन बुक, ठीक है। तो ये हो गया बात। इनका अगर हम थोड़ा गाइडेंस का बात करें तो गाइडेंस भी इनका कहना है कि लाइक FY25 में दे कैन ग्रो द लोन बुक आराम से एट 25% से। और इनका रिसेंटली क्रेडिट अपग्रेड भी मिला है एक रेटिंग एजेंसी से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है,
ठीक है। तो जो भी हो, जब भी आपको क्रेडिट रेटिंग बढ़ता है और जब आपका जितना ज्यादा से ज्यादा को लेंडिंग पार्टनर भी मिलता है, मतलब क्या, गोइंग फॉरवर्ड आप पैसा उठाओगे और आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा। इससे क्या होगा, आपका निम्स आप मेंटेन कर पाओगे या फिर निम्स को आप बढ़ा पाओगे, राइट। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपने ग्रो किया बाय प्रोटेक्टिंग निम्स और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को घटाया, राइट, मतलब क्या, आगे जब आपका आरओई का नंबर और बढ़ेगा, और यही तो हमें चाहिए ना फाइनेंशियल में। तो ये हो गया बात। दूसरा साइड में मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में एक चीज बताया, बिकॉज रिसेंटली आपको पता होगा कि लाइक सिंस ये फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में एक 30 आई थिंक इनका 40% ऑफ द बुक वो गोल्ड लोन वाला बुक है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ता है तो और हायर टिकट साइज हम लोन्स दे सकते हैं। बिकॉज सोचिए ना, अगर गोल्ड का भाव है 100 रुपए तो मैं 50 रुपीज का लेंड कर सकता हूँ उसका गोल्ड लेके, तो लोन टू वैल्यू कितना हुआ, 50%, है ना। 50 रुपए का मैंने लोन दिया, 100 रुपए का गोल्ड है। लेकिन सोचो अगर गोल्ड का भाव 100 रुपए से 120 हो जाता है और मेरा लोन टू वैल्यू रेशियो 50% ही मैं रखता हूं, तो मैं 60 रुपए का तो लोन दे सकता हूं ना उस कस्टमर का, बिकॉज गोल्ड का भाव बढ़ गया। गॉट इट। दूसरे साइड में ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां पे, तो ये होता है अगर लेट से फॉर एग्जांपल, अगर लेट से लोन टू वैल्यू जो रेशियो है, राइट, अगर ये रेशियो लेट से बहुत मतलब 50, अगर हम 50% रखते हैं, 60% रखते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर लोन टू वैल्यू रेशियो 80-90% हो जाता है, राइट, मतलब क्या, गोल्ड का वैल्यू 100 रुपए है और मैंने 90 रुपए उसके खिलाफ मैंने बंदे को लोन देके रखा है, ठीक है, मैंने बोरोवर को लोन देके रखा है, तब जाकर मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं जल्दी से उस गोल्ड को ऑक्शन करके बेच लूं और अपना 100 रुपए रख लूं। गॉट इट। तो लोन टू वैल्यू रेशियो अगर बहुत बढ़ जाती है तो ये बुरी बात है कोई भी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, राइट। ये आप मतलब एक ज्ञान की तरह ही ले लो, ठीक है। तो गोल्ड मतलब, तो फिर क्या, गोल्ड का प्राइसेस जितना बढ़ेगा उतना लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब आपका स्टैंडर्ड एक लिमिट में रहेगा। जैसे मैंने बताया 100 का गोल्ड अगर 120 का हो गया, लेकिन अगर गोल्ड 100 से लेट से फॉर एग्जांपल 80 में हो जाता है, तो वही 50 रुपए जो आप दे रहे हो, इट बिकम्स 50/80 एंड सडनली द लोन टू वैल्यू रेशियो टर्न 70-75%। सो फॉलिंग गोल्ड प्राइसेस में एक्चुअली एनबीएफसीज यहां पे कतराने लगता है। गॉट इट। और उनको लगता है कि चलो भाई अब ऑक्शन कर दो, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहा है तो ये एनबीएफसीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गोल्ड उनके पास है और उनका अंडरलाइन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो और भी अच्छी बात है ना। तो तुम्हारा लोन टू वैल्यू रेशियो और घटेगा, है ना। तो इस तरह से सोचना। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चलो फॉर्मूला के, चलो मैं तो लॉजिक ही बता दी, लेकिन फिर भी गोल्ड प्राइसेस अगर बढ़ता है तो ये एनबीएफसीज के लिए अच्छी बात है, वो और लेंड करते हैं एग्रेसिवली इकोनॉमी में, ऑफ कोर्स गोल्ड रख के। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस घटने लगता है तब क्या होता है, टिकट साइजेस भी घटता है और क्या पता पेस ऑफ लोन बुक भी घट सकता है। तो ये आप देख लेना। मैंने जितना भी गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसीज और बैंक्स के बारे में पढ़ा है, तो यही मैं बताता हूँ कि पिछले कॉन कॉल्स जो मैं पढ़ता हूँ इतने सालों से जो मैं पढ़ा हूँ, तो जब भी मैं बोलता हूँ ना, तो बहुत सारे पुराने चीजें भी दिमाग में आ जाता है, तो वो भी मैं झटक से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में बताया है, ठीक है, मेरे मन गलत कुछ नहीं है। ओके, सो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके अगर हम थोड़ा सा फेड बैंक फाइनेंशियल्स का बात करें, तो ये लोग सेल्स फोर्स और टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इनका अदर इनकम का एक अच्छी चीज ये है, अदर इनकम ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद एक अदर इनकम को जो लाइन आइटम आता है, उसमें से इनका एक अच्छा बूस्ट मिलता है। क्यों? बिकॉज ये लोग ट्रेडिशनल फेडरल बैंक के प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं। बिकॉज मैंने क्या बोला, फेडरल बैंक इसका पेरेंट है, या आप पकड़ लो कि इसका बाप है इस फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। तो ये हो गया। चलो तीसरा एनबीएफसी। अब जल्दी से चौथा एक एनबीएफसी कर लेते हैं, उसका नाम है इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। ये लास्ट कंपनी करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये लोग दो सेगमेंट पे लेंड करते हैं, ठीक है। एक है कि यूज्ड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे लेंड करते हैं, यूज्ड, ठीक है, मतलब क्या है, सेकंड हैंड थर्ड हैंड कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग करते हैं, और वो भी टायर 3 टायर 4 सिटीज में। और दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो है इनका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन सेगमेंट, ठीक है, जो ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज में लेंड करते हैं, ठीक है। सो इसका क्या मतलब, और बाय द वे जो मैंने जब मैं चोला के बारे में बात कर रहा था, तो चोला के साथ इनको लिंक करो। इनका भी मैनेजमेंट कॉन कॉल में वही बोला जो चोला के मैनेजमेंट ने Q4 के कॉन कॉल में बोला कि क्या, कि अभी जो नया कमर्शियल व्हीकल आ रहा है वो BS6 का व्हीकल्स है। एंड BS6 सिंस उनका इंजन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड ऑल दैट, प्राइसेस पुराने ट्रक से नया ट्रक का 30-35% बढ़ गया है। तो इससे क्या हुआ, पुराने जो BS4 का ट्रक से उसका डिमांड बढ़ गया। तो इसीलिए ये जो कंपनी है इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, ये लोग पुराने ट्रक्स के फाइनेंसिंग पर लग गए। क्योंकि वहां पे क्या है, क्योंकि देखिए आज एक ट्रक 10-15 साल तो यूं चल जाता है, ठीक है, और दूसरे साइड में वहां पे कंपनी को यील्ड भी ज्यादा मिलता है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, क्या नया ट्रक्स का
सेक्टर का भी अगर देखोगे, नया ट्रक्स का वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, और दूसरे साइड में प्राइसेस भी ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, प्राइसेस भी हाई है, तो यहाँ पे तुम अगर लेंड करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे डिसबर्सल का ग्रोथ आने में डिफिकल्ट है। तो इसीलिए ये लोग भी क्या कर रहे हैं, पूरा यूज्ड ट्रक सेगमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इनका पता है, इनका एक और चीज है कि इनका एक कॉर्पोरेट एसएमई का बुक हुआ करता था, जिनमें इन लोगों ने बहुत पैसे गंवाए थे, लेकिन इन लोगों ने इसको पूरा वाइंड डाउन कर दिया, ठीक है। और आई गेस जो भी इनका जो बाकी का जो कचरा बुक बचा था, इन्होंने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया और बोला कि भाई तुम जाओ यहाँ पे, इससे जो भी उधारी करके लाओगे वही हमारा कमाई होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। हमने वॉल्यूम पिकअप, सीवी का बात कर लिया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे ये है कि इनका जो लोन बुक है, इनका लोन बुक में देखोगे कि AUM ग्रू 40% Q4 ओवर Q4 में, ठीक है। लेकिन ये क्यों आया है, बिकॉज ये यूज्ड ट्रक वाले सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये अच्छे से ही काम कर रहे हैं। और एक और चीज है इनका मैनेजमेंट का, कि इनका अगर ट्रक का भी देखोगे ना, ट्रक का भी बहुत सब कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रक मतलब सीवी का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है कि आप एक फ्लीट ऑपरेटर को पैसा देते हो। फ्लीट ऑपरेटर मतलब वो हजारों ट्रक्स मैनेज कर रहे हैं, इंटरस्टेट ट्रक्स जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। दूसरा है कि लाइक आप इंडिविजुअल रिटेल ट्रक वाले को पैसा देते हो, जो लेट से लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करता है, इनको लगता है कि फ्लीट ऑपरेटर्स आर मोर रिस्कियर देन द इंडिविजुअल रिटेल जो ट्रक ड्राइवर्स है, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, वो इंडिविजुअल रिटेल सीवी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं देन द फ्लीट ऑपरेटर्स। और मैनेजमेंट ने ये भी कॉन कॉल में बताया। इनका कंपनी का यही है कि लाइक देखो, सिंस इन्होंने ARC में इतने बड़े अपना एसएमई बुक को बेचा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है, अब देखो कोई भी आपका मतलब टोटल बुक से आप अगर कचरा वाला पार्ट को निकाल दोगे तो आपका एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव लगेगा ही, लेकिन हमें देखना पड़ेगा अभी ये एग्जिस्टिंग जो बुक है, मतलब ये जो यूज्ड सीवी और अफोर्डेबल हाउसिंग, इनका एसेट क्वालिटी आगे जाके क्या होना पड़ेगा। ओवरऑल बिजनेस लेवल का ROA का नंबर अभी भी आई थिंक सब 1% है और ROE का नंबर भी बहुत डाउन है। सो आई वुड बी वेरी वेरी मतलब कॉशियस इन टर्म्स ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, लेकिन ट्रैक करनी है ना, बिकॉज छोटी कंपनी है, मैनेजमेंट में हंगर अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे बिजनेसेस पे मैं ऐसे ही मतलब बड़े कैपिटल लेके सबसे पहले दिन नहीं आऊंगा, ट्रैक करूंगा। व्हाट्स मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं सिर्फ इस कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ। अगर कोई मुझे कंपनी लगता है ना कि एक ARC में बेच दिया, फिर लेट से कोर्ट केसेस में था, फिर वहां से इंप्रूव होते जा रहा है, मैं छोटा सा एलोकेट करता हूँ और आगे जाकर मैं देखता हूँ स्टोरी किस तरफ जाता है और उसी अनुसार मैं अपने एलोकेशन को बढ़ाता हूँ। सो आई वांट टू ग्रो विद द स्टोरी रादर देन डू एनीथिंग टुडे इन बल्क एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट थिंग्स, राइट। बिकॉज कंपनी मैं नहीं चला रहा हूँ, इसलिए तो मैं कंपनीज को इतना ट्रैक करता हूँ, सो दैट इट हेल्प्स यू टू अपडेट योर इन्वेस्टिंग डिसीजंस एज वेल। सो यही हो गया 4 कंपनीज। सो आज मैंने 2 वर्कशॉप किया, 7 कंपनीज को कवर किया, राइट। सो मच वर्क। तो आज के लिए बस हो गया, नाउ आई नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, मुझे जिम जाना पड़ेगा अभी। सो आज के लिए इतना खत्म करते हैं। आपका जो भी डाउट्स होगा आप मुझे ट्विटर में अपने कमेंट सेक्शन में मेरा ये कंपनीज रिलेटेड कोई डाउट्स हुआ, क्लैरिफिकेशन हुआ, पूछते रहो। कल मैं फिर से सुबह उठ के आई थिंक आई बी एबल टू कवर द रिमेनिंग NBFC कंपनीज, वो मैं एक वीडियो में शायद कर लूंगा। देन मुझे जाना पड़ेगा ये बड़े बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेगमेंट में, राइट। फिर मुझे करने के बाद मेरा लेंडिंग खत्म होगा, फिर उसके बाद तो नॉन लेंडिंग स्पेस, कैपिटल मार्केट्स, वो सब करना पड़ेगा। एंड देन ऑफ कोर्स द नॉन फाइनेंशियल पार्ट्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सब फुटवेयर, अपैरेल्स, वो सब भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन चलो एक एक करके करते हैं, एक एक दिन में करते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा है मेरा ये सब वीडियोस, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर मजा नहीं आ रहा है तो ये सब करके तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंजॉय करो और मैं जो भी बताता हूँ ना उसके बाद अगर हो सके ना थोड़ा PPT और थोड़ा कॉन कॉल को भी देख लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार मेरे से भी 1-2 बार थोड़ा अगर मुंह से अगर लेट से 15% की जगह लेट से मैंने 18% बोल दिया, ठीक है। कभी कभार मैं भी गलती कर सकता हूँ ना, मैं भी तो इंसान ही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो सुनने के साथ आप भी कॉन कॉल्स पढ़ो, आप भी PPTs पढ़ो, ताकि आगे जाके ये काम आप खुद से कर सकते हो और किसी को आपको सुनना नहीं पड़ेगा। इन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और चलिए कल मिलते हैं।